क्या आप कैलोरिक इंटेक कम करके अपना वजन कम कर सकते हैं? कैलोरी इंटेक रिड्यूस करके कम किया गया वजन टेम्परेरी होता है या परमानेंट? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वजन कम करने का सही और सस्टेनेबल तरीका क्या है? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। अब ग्लोबल सर्वेज में पाया गया है कि सन 1975 से लेकर सन 2016 तक ओवरवेट लोगों या मोटापे से ग्रस्त लोगों की संख्या में 3 गुना वृद्धि हो गई है। सन 2016 में की गई एक स्टडी में पाया गया कि उस वक्त दुनिया में 190 करोड़ लोग ओवरवेट थे और इनमें से 65 करोड़ लोग टेक्निकली ओबीस थे। अब उस स्टडी को 7 साल गुजर चुके हैं और उस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारी इस दुनिया में 200 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ओवरवेट हो सकते हैं। और क्योंकि हमारा देश भी इसी दुनिया का हिस्सा है तो उसी के चलते हमारे देश में भी मोटापे की महामारी फैल गई है। लैंसेट जर्नल में पब्लिश की गई एक स्टडी में पाया गया कि पिछले 10 सालों के दौरान हमारे देश में ओबीज लोगों की संख्या दुगनी हो गई है और आज की तारीख में हमारे देश की एडल्ट पॉपुलेशन का लगभग 31% हिस्सा 1 आउट ऑफ 3 या तो ओवरवेट है या ओबीज हैं। और ये समस्या सिर्फ एडल्ट व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। हमारे देश में चाइल्डहुड ओबेसिटी की महामारी भी फैलती जा रही है। ऐसा माना जाता है कि इस वक्त ऑलरेडी लगभग 1.5 करोड़ बच्चे हमारे देश में ओवरवेट हैं और इतने सारे बच्चों के ओबीज होने की वजह से आज हमारे देश का नाम दुनिया भर में चाइल्डहुड ओबेसिटी से ग्रस्त देशों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर चाइना है। चाइना इज नंबर 1 एंड वी आर एट नंबर 2 एंड एज यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज नॉट अ गुड लिस्ट टू हैव अ नंबर 2 लिस्टिंग। अब जब कोई भी बीमारी इतने बड़े पैमाने पर महामारी का रूप ले चुकी होती है तो नेचुरली उसके बारे में लोग अलग अलग तरीके से सोचने लगते हैं और कुछ लोग उस बीमारी के सही कारणों को खोजने की कोशिश करते हैं या फिर उससे छुटकारा पाने के तरीके ढूंढते हैं। जबकि दूसरी तरफ कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहीं सुनी बातों पर विश्वास कर लेते हैं और इसी के चलते कई मिथ्स क्रिएट हो जाती हैं। इसी तरह से वेट लॉस के बारे में भी कई मिथ्स क्रिएट हो गई हैं और उन्हीं मिथ्स पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वेट लॉस के बारे में एक बड़ी मिथ तो यही है कि आप क्रैश डाइट को फॉलो करके अपना वजन लंबे समय तक कम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिथ है, काफ़ी खतरनाक है। क्रैश डाइट का आधार होता है कैलोरी रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब है कि क्रैश डाइट आपके कैलोरिक इंटेक में कमी कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2000 कैलोरीज की जगह 1500 कैलोरीज खाने के लिए कहा जाता है और इस 500 कैलोरीज के डेफिसिट की वजह से आप इस डाइट को शुरू करने के पहले कुछ दिनों के दौरान कुछ इमीडिएट वेट लॉस भी एक्सपीरियंस करते हैं। आपका वजन कुछ दिनों तक गिरता है, ज़रूर गिरता है, लेकिन वो एक टेम्परेरी फिनोमेना होता है और ये प्रोसेस ज़्यादा दिनों के लिए कंटिन्यू भी नहीं की जा सकती क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लगातार कई दिनों कई महीनों तक अपनी ज़रूरत से कम खाना खाना जारी नहीं रख सकते क्योंकि हर व्यक्ति की बॉडी का अपना एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है और जिसका मतलब है कि आपको अपनी बॉडी के बेसिक फंक्शंस के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज की एनर्जी की ज़रूरत डेली बेसिस पर होती ही है। अधिकतर लोगों में ये आंकड़ा 2000 कैलोरीज पाया जाता है। अधिकतर एडल्ट व्यक्तियों को एक दिन में कम से कम 2000 कैलोरीज चाहिए ही चाहिए। यदि आप 1-2 दिन इससे कम खाते हैं तो उससे कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, हमारे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी जा रहे हैं, 3-4 दिन का सफ़र है और इस ट्रेन के सफ़र के दौरान आपको अपनी मनपसंद का भोजन नहीं मिला या आपको कुछ ऐसा भोजन मिला जिसके बारे में आपको हाइजीन रिलेटेड इश्यूज़ हैं और आपने सोचा कि यार रिस्की खाना खाने से बेहतर है कि मैं 1-2 दिन कम खाना खाऊं, तो उसके चलते आपकी बॉडी इस समस्या से निपट लेगी, उसे कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। इफ यू गो थ्रू अ टेम्परेरी कैलोरिक डेफिसिट दिस वे lasting for 1 or 2 days, your body can very well cope with it. लेकिन
यदि आप लगातार इस तरह की डाइट को लंबे समय तक मेंटेन करते हैं लोअर लेवल पर, तो फिर आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इस तरह की अप्रोच को साइंटिफिक लैंग्वेज में काइको अप्रोच कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म है कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। और सुनने में ये लॉजिक एकदम सही लगता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। रियल लाइफ में यदि आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट 2000 कैलोरीज है और आप उसकी जगह सिर्फ 1500 कैलोरीज खाना शुरू करते हैं और एट द सेम टाइम आप अपनी कैलोरीज की क्वालिटी में कोई अंतर नहीं लाते, यानी यदि आप पूरा दिन अधिकतर समय रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स खाते रहते हैं, तो उसके चलते आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में लगातार जंप्स आते रहेंगे और उसकी वजह से आपकी पैनक्रियास लगातार बिजी बनी रहेगी और उसके चलते फिर लगातार आपके ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन की मौजूदगी भी बनी रहेगी। अब जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कई वीडियोस में, इंसुलिन न सिर्फ एक ग्लूकोज क्लियरिंग हार्मोन है बल्कि एक स्टोरेज हार्मोन भी है, फैट स्टोरेज हार्मोन भी है। जब तक इंसुलिन आपके ब्लड स्ट्रीम में मौजूद रहती है तब तक आपकी बॉडी आपके फैट डिपॉजिट्स की तरफ देखती भी नहीं है, आपके फैट डिपॉजिट्स को इस्तेमाल करने के बारे में सोचती भी नहीं है। और इंसुलिन की मौजूदगी आपके ब्लड स्ट्रीम में तब तक बनी रहती है जब तक आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते चबाते रहते हैं। तो इसका साफ मतलब है कि जब तक आप कार्बोहाइड्रेट्स, हाईली प्रोसेस्ड, हाईली रिफाइंड कार्ब्स खाते रहते हैं, तब तक आपके ब्लड ग्लूकोज में लगातार कुछ न कुछ जंप्स आते रहते हैं, तब तक आपके ब्लड स्ट्रीम में इंसुलिन की लेवल्स काफ़ी हाई बनी रहती हैं और तब तक आपकी बॉडी आपके फैट डिपॉजिट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने का सोचती भी नहीं है। और तब तक आप अपने मोटापे से टेक्निकली छुटकारा भी नहीं पा सकते। आप अपना वजन कम नहीं कर सकते, आप अपनी BMI के नंबर्स को नीचे नहीं ला सकते, आप अपने बॉडी के शेप को नहीं बदल सकते। बॉस्टन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर डेविड लडविग, बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी, और उनका कहना है कि इंसुलिन एक गेटकीपर की तरह काम करती है, एक ऐसे गेटकीपर की तरह जो ये डिसाइड करता है कि आपकी फैट सेल्स एनर्जी स्टोर करेंगी या रिलीज करेंगी। इंसुलिन एक्ट्स एज अ gatekeeper who determines whether the fat cells in your body will release stored fat for energy or they will store more fat. और ठीक यही बात टोरंटो कनाडा के नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर जेसन फंग भी कहते हैं। उनका कहना है कि इंसुलिन इज द की रेगुलेटर ऑफ फैट मेटाबॉलिज्म इन योर बॉडी। व्हेन इंसुलिन लेवल्स आर हाई, which is generally the case after you eat a meal which is rich in carbohydrates, the body shifts into storage mode and inhibits the breakdown of fat and in fact promotes the fat storage. This prevents the utilization of stored fat as an energy source. तो इन सब बातों से आप समझ सकते हैं कि क्रैश डाइट फॉलो करके आप अपना वजन 2-4 दिनों के लिए तो कुछ कम कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट वेट लॉस नहीं होगा। परमानेंट वेट लॉस के लिए आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो आज से लगभग 20 साल पहले मैंने खुद अपनाया था। जैसा कि मैं अन्य कई वीडियोस में पहले भी बता चुका हूँ, कन्फेस कर चुका हूँ कि आज से लगभग 20 साल पहले मैं खुद ओवरवेट हुआ करता था और मेरा वज़न एक ज़माने में 74 किलो तक पहुँच गया था। और लकीली वज़न कम करने की इच्छा होने के बावजूद मैंने कभी भी उस ज़माने में क्रैश डाइट फॉलो नहीं की, बल्कि मैंने अपने फूड चॉइसेस में कुछ फंडामेंटल चेंजेस लाने की कोशिश की और उन्हीं फंडामेंटल चेंजेस के आधार पर मैंने रिसेंटली एक वेट लॉस प्रोग्राम बनाया है और उन्हीं तजुर्बों, उन्हीं एक्सपीरियंसेस के आधार पर मैंने एक बेली फैट बस्टिंग डाइट बुक भी रिसेंटली लिखी है। और इन दोनों पब्लिकेशंस का आधार क्रैश डाइट मेथड्स नहीं हैं, बल्कि ट्रेडिशनल सोसाइटी से बोरो की गई कुछ ट्रेडिशनल रेसिपीज हैं जो लॉन्ग टर्म में हमें सस्टेनेबल वेट लॉस की तरफ ले जाती हैं, जो लोगों को BMI कम करने में और उनकी बॉडी का शेप बदलने में सहायक होती हैं। मैंने इन रेसिपीज़ को इस तरह से स्ट्रक्चर किया है कि वे लोगों को बेली फैट से, विसरल फैट से और एक्सेस वेट से मुक्ति दिलाएं और वे लोगों की
फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल और पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रेंज में लाने में उनकी सहायता कर पाएं। और इन रेसिपीज को इतना इफेक्टिव बनाने के लिए मैंने सिर्फ वही रेसिपीज इंक्लूड की हैं जिनमें होल ग्रेन्स का, अनप्रोसेस्ड फूड्स का, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया गया है। इन रेसिपीज को डिज़ाइन करते वक्त मैंने ध्यान रखा है कि उनमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन हो और लीस्ट प्रोसेस्ड और हेल्दी फैट्स हों। These recipes have been structured in such a way that they contain a lot of plant protein and least processed and healthiest fats to provide a feeling of satiety. और यहाँ ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि उस कुक बुक में मैंने जो भी रेसिपीज़ इंक्लूड की हैं मैं खुद उनका इस्तेमाल करता हूँ, डेली बेसिस पर अपनी पर्सनल लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ। मैं खुद कोशिश करता हूँ कि मेरी डाइट का प्रारूप वैसा ही हो जैसा कि आज से 200 साल पहले हमारे बड़े बुजुर्गों का हुआ करता था। मैं ये कोशिश ज़रूर करता हूँ कि जो कुछ भी खाऊं वो होल ग्रेन्स से बना हो, देसी फूड ग्रेन से बना हो, मिलेट्स से बना हो। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी डेली डाइट में काफ़ी मात्रा में डाइटरी फाइबर हो, उसमें काफ़ी छिलके वाली दालें हों, काफ़ी सीजनल वेजिटेबल्स हों, लोकल वेजिटेबल्स हों, काफ़ी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हों। और इसी सिंपल डाइट की वजह से मेरा वज़न मेरे आइडियल बॉडी वेट के आसपास ही मेंटेन रहता है और उसमें कोई बड़े फ्लक्चुएशंस नहीं होते। इन सब बातों का मतलब यही है कि सस्टेनेबल लेवल पर वेट लॉस करना पॉसिबल है, संभव है और क्रैश डाइट्स पर जाने की बेसिकली कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि मुझे जैसा साधारण व्यक्ति इस तरह की सफलता प्राप्त कर सकता है बिना क्रैश डाइट पर गए, तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो ओबेसिटी के सही कारणों को समझने की, उसके मैकेनिज्म को जानने पहचानने की और फिर कुछ ऐसे तरीके अपनाने की जिससे कि आप उससे एक सस्टेनेबल लेवल पर छुटकारा पा सकें।